हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस से हट चुका है एंड उसके जगह हमारा पूरा का माइक्रो सिलेबस ऐड हो चुका है, यानी कि 11th क्लास में जो भी आपने माइक्रो में पढ़ा था अब वो सब पढ़ना होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब चीज़ों से अवेयर होंगे एंड आज जो हम करने वाले हैं वो टॉप PYQs को करने वाले जो 2022-23 में आए हुए हैं। तो मिक्स्ड PYQs है जो सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बिना टाइम वेस्ट किए हम कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करें। चलिए, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम द IMF से हमने क्या लिया, उधार लिया और IMF से उधार लेने के बाद हमने उसको ब्याज पे किया। तो देखो, जो लोन होता है यानी कि जो बोरोइंग होता है ना, वो क्या होता है, वो होता हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शन। बट ये कैपिटल पे हम जो ब्याज पे कर रहे हैं और वो ब्याज क्या हो जाएगा, वो हमारा तुरंत का तुरंत करेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, करेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि करेंट अकाउंट में जाता है, ये कंपनसेशन के रूप में पे किया जाता है। इसलिए क्रेडिट साइड यानी कि हमारा किस चीज़ हो जाएगा, पेमेंट हम कर रहे हैं तो जो कि डेबिट हो जाएगा और डेबिट में करंट साइड हो जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट आता तो क्रेडिट साइड हो जाता करंट अकाउंट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मैच करना इन्वेंटरीज रेंज GNP NNP को और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी है, क्योंकि हमें ना उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट वाली चीज़ें पूछी जाती है इसमें। ठीक है, इन्वेंट्रीज की क्या बात करते हैं, रेंट क्या होता है एंड हमारा GNP क्या होता है, NNP क्या होता है। जो हमारा रेंट होता है ना, किराया, वो क्या होता है, फैक्टर पेमेंट होता है। क्या होता है, फैक्टर पेमेंट होता है। और इसके अलावा अगर GDP में NFI जोड़ देंगे तो हमारा GNP आ जाएगा। NNP क्या होता है, GNP में डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, NNP आ जाएगा। और कैपिटल का पार्ट है इन्वेंट्री, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, A का तीसरा हो जाएगा, B का चौथा हो जाएगा, जो कि सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऐसा देखा गया है कि कुछ सालों में ना बहुत तेजी से हमारे देश की GDP बढ़ी है, यानी कि GDP का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। हमारे देश की GDP बहुत अच्छी बढ़ी है, बट किसी एक चीज़ में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि किसी एक चीज़ में इंक्रीज नहीं हुआ है, बेरोजगारी। ठीक है, सिमिलटरी इंक्रीज इन बेरोजगारी। तो कह रहा विदाउट सिमिलटरी इंक्रीज इन क्या, एम्प्लॉयमेंट, ना रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो हमारे देश का GDP तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, और हमारे देश के लिए सही बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ GDP। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की बात करते हैं। देखो, जब हम $1 के बदले 80 रुपया दे रहे हैं और उसके बाद हम $1 के बदले, ठीक है, अब हम 85 रुपया दे रहे हैं, तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, क्या हो गई, करेंसी की वैल्यू कम हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। और यहाँ पे जो डिक्रीज है पता कौन कर रहा है, फिक्स एक्सचेंज रेट में। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंज होता है तो वो गवर्नमेंट करती है, और जब गवर्नमेंट करती है तो या तो अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन कहते हैं। अगर मार्केट फोर्स की वजह से होता है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट में हुआ तो क्या कहेंगे हम, डीवैल्यूएशन कहते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में रहे। दिस बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड डज नॉट लेंड टू जनरल पब्लिक। देखो, ऐसे बैंक जो आम जनता से नहीं संबंधित हैं वो सिर्फ और सिर्फ RBI है। इसमें कुछ सोचने वाली भी बात नहीं, क्योंकि RBI आम जनता से कोई कनेक्शन नहीं रखती। आम जनता से जो बैंक कनेक्शन रखता है वो कमर्शियल बैंक है, RBI नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, मैच करने के लिए देखो ये टॉपिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से मैच द फॉलोइंग भी आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो नेशनल इनकम एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि MPS निकालने के लिए आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई होना चाहिए। डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई कहाँ है, यहाँ है। एवरेज APC निकालने के लिए आपका S अपॉन C अपॉन क्या होना चाहिए, C अपॉन वाई होना चाहिए। और C अपॉन वाई कहाँ है, जरा देखो तो
ठीक है, 1 माइनस एपीएस से भी निकल सकता है, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये ऐसे भी निकल सकता है। मल्टीप्लायर को निकालने के लिए 3 फॉर्मूला है, लेकिन फिलहाल ये एक फॉर्मूला इसमें दिया है। इसके अलावा कंज्यूम निकालने के लिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दिया, तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, और सी का हमारा पहला हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स, सिर्फ और सिर्फ फाइनल वस्तुओं का ही इंक्लूड किया जाता है, बाकी अन्य चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखते हैं, रमेश सोल्ड हिज कार, रमेश ने ऑलरेडी कार खरीदी हुई थी, तो अब जो बेच रहा है कौन सा हो गया, सेकेंड हैंड कार हो गया, और सेकेंड हैंड कोई भी चीज को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, तो नॉट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, नॉट इंक्लूड हो जाएगा। तो शामिल नहीं करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। पूछा कौन शामिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा राधा परचेज गुड्स विद इतना एंड टू प्रिपेयर केक, तो जो 1000 का गुड्स परचेज किए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदी और रॉ मटेरियल से किसमें, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, तो ये फिलहाल नहीं हो जाएगा। तो डी हट गया, ए हट गया, जरा देखो कोई ऐसा ऑप्शन बचा है डी के अलावा, ठीक है, डी हट गया, ए तो ए तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, बी को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सारी चीजें दी हुई है। देखो, ई तो 110% होगा, सी तो 110% होगा, ब्याज पे दो किया जाता है। अब हमारे को आता है बी, इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन टेकन बाय मोहन। मोहन ने क्या किया है, कार पे लोन लिया है, और जब कोई चीज कार पे लोन नहीं आई मीन लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, ठीक है, जब कोई भी इंसान अगर कार लोन पे लिया है तो हम ईएमआई पे करते हैं, और ईएमआई में उस पैसे के साथ साथ हम ब्याज भी पे करते हैं। तो वो हमारा पार्ट है किस चीज का, ऑब्वियसली फैक्टर का, तो वो हो जाएगा हमारा शामिल, जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ये दूसरे का सोल्यूशन इधर लिखा गया, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कैसे याद रखना है। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सी हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमें मिल जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, जो कि सेकेंड स्टेज है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड निकल जाता है, और उसके बाद एनएफआई जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, नेशनल इनकम निकल जाता है। तो CAB हो जाएगा, और CAB हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, ट्रांजेक्शन विच आर डिटरमाइंड गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट विद डेफिसिट और प्लस। देखो, हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन या तो घाटे में है या तो मुनाफे में, अगर ये दोनों सिचुएशन में है, ठीक है, दोनों सिचुएशन में है, तो कौन सा आइटम यूज करेंगे। एंड तो इससे पहले हमें जानना है आइटम्स कौन कौन से होते हैं। एक आइटम होता है जिसको ऑटोनॉमस आइटम कहते हैं, और ऑटोनॉमस आइटम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और ये आइटम यूज़ किया जाता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान किसमें, या तो सरप्लस में हो और या फिर किसमें हो, डेफिसिट में हो, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अकोमोडेटिंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है, जरा देखिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, प्रॉफिट है, वैल्यू एडेड है। देखो, प्रॉफिट 3 प्रकार के होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं, एंड कुछ टैक्स के रूप में जाते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस जहां बिजनेस के प्रॉपर्टी का यूज है, यानी ऑनर खुद का प्रॉपर्टी यूज करके कमा रहा है, उसमें रेंट, इंटरेस्ट, लॉयल्टी प्लस प्रॉफिट हो जाता है। इसके अलावा वैल्यू एडेड मैथड कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू एडेड मैथड निकालने के लिए, यानी कि या निकालो या तो क्या निकालो, वैल्यू एडेड, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ देते हैं, और वैल्यू एडेड निकालने के लिए उसमें से आईसी को माइनस कर देते हैं,
ठीक है, ये उम्मीद है कि आप सब कुछ पढ़े होगे तभी समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो कॉन्सेप्ट फर्स्टली क्लियर करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का हमारा दूसरा हो जाएगा, एंड यहाँ पे डी दोस्त दिया है, तो और सी का क्या हो रहा था, चौथा हो रहा था, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ये कंपैरिजन, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो कि आपका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम 3 होती है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें, और जो बंटवारे की समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन की समस्या जो है वो पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन फंक्शन है। अब देखते हैं होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड की बात कर लेते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड किसके पास, ये देखो एग्रीगेट डिमांड ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे शुरू होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री, तो एग्रीगेट सप्लाई आ गया 45 डिग्री का। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। किसके होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन विद द पॉजिटिव इंटरसेप्शन ऑफ वाई, या फिर यहाँ पे इस चीज की बात देखो, ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब तुमको स्मार्ट स्ट्रेटजी बताते हैं, अगर ये दोनों आपको आए, क्या है बी का तीसरा हो गया, तो बी का तीसरा कहीं दिख रहा है क्या, सिर्फ एक जगह दिख रहा है। आपका एक ही झटके में सारी प्रॉब्लम्स का समस्या छुटकारा हो गया, और सी का हमारा दूसरा है, तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कितना आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए फिर से आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैंने एक चीज़ देखा कि नेशनल इनकम का जो वैल्यू एडेड मेथड है उसमें बहुत ढेर सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आता है, तो प्लीज़ ये टॉपिक बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए अब बात करते हैं अरेंज करने के लिए सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम क्या पता लगाते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने सेल किया है, ठीक है, किसको सेल किया है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक सेल्स को निकालते हैं। डोमेस्टिक सेल में हम क्या जोड़ेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स निकल जाएगा। और सेल्स में हम माइनस करेंगे क्या, आईसी, और आईसी 2 प्रकार के होते हैं, या तो हम रॉ मटेरियल अपने देश से खरीद रहे हैं या तो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ये और इस दोनों को जोड़े तो हमारा क्या आया, सेकेंड स्टेज आईसी आया, और इन दोनों को माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा ना, चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे, तो सेल्स में चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन शुरू कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल तो नहीं, डोमेस्टिक सेल चाहिए होता है। डोमेस्टिक सेल के साथ हमें क्या चाहिए होता है, एक्सपोर्ट चाहिए, तो सी के साथ बी एक ही साथ आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्योंकि अब आपको फॉर्मूला बताते हैं, चलो ऐसे आप नहीं समझोगे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वैल्यू एडेड मेथड्स को सॉल्व करने के लिए जिसको हम कहते हैं GVA या फिर GDP एट मार्केट प्राइस, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उत्पादन की लागत, उसको माइनस कर देंगे IC में, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 प्रकार की होती हैं, एक होता हमारा सेल्स, ठीक है, और एक होता है चेंज इन स्टॉक। बेचे तो कहाँ बेचे, या तो हम अपने देश में बेच रहे हैं जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सेल, ठीक है। दूसरा, या तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, और जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सेल निकल जाएगा। उसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक चाहिए, और ये आ गया तो हमें चाहिए आईसी, और आईसी के लिए 2 चीज़ें यूज करते हैं, डोमेस्टिक परचेज, और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर देंगे जिसको कहते हैं इंपोर्ट। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आईसी आ जाएगा, और आईसी को फिर हम माइनस कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि लास्ट में हमने क्या किया, हमने लास्ट में क्या किया कि इंपोर्ट को जोड़ा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा तीसरा। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद करेंगे। चलिए इंक्रीज इन डिमांड, देखो डिमांड में बढ़ने के 2 कारण होते हैं, एक प्राइस ऑफ गुड्स होता है, एक अदर फैक्टर्स होते हैं। हमने आपको इसके बारे में बताया था चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चेंज इन डिमांड 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं मूवमेंट, ठीक है, और जब मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2 ही चीज होता है, या तो संकुचन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की जगह हमारा एक चीज हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, यही दो चीज होता है। बात करते हैं हम किस चीज की, शिफ्ट की, और यहाँ मूवमेंट नहीं शिफ्ट होता है, और शिफ्ट में जो कि होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, अन्य कारकों की वजह से, और अदर फैक्टर्स के लिए जो चीज होता है या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज इन डिमांड कर्व की बात की गई है, और इंक्रीज इन डिमांड कर्व कैसे लिखते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व प्राइस क्या होती है, फिक्स होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ये डी था, बस क्या हुआ जनरली D1 हो गया, यानी कि Q से हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया, बस सिंपल सा यही फंडा है। अब देखो, लार्ज क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ गुड्स, ओन प्राइस की वजह से नहीं होता, हमने कहा अदर फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्यू टू फॉल इन सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिश्ता आपको पता होना चाहिए, हमने कहा चाय और कॉफी, ठीक है, चाय को हम मेन गुड्स मान लेते हैं और कॉफ़ी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स मान लेते हैं, ठीक है, चाय को मेन गुड्स और कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो, यहाँ पे चाय की प्राइस है और कॉफ़ी की प्राइस है, ठीक है, चाय की प्राइस और कॉफ़ी की प्राइस है, और ये प्राइस डिमांड। अब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल हो गई, यानी कि इसकी प्राइस घट गई, और जब इसकी प्राइस घटेगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, और जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस की टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहे, है ना, ये तो इंक्रीज करने के बाद। लास्ट देखो, यहाँ पे ऑप्शन 3 में सेम चीज दिया है, बस अपोजिट दिया है, यानी कि टी और कॉफी का एग्जांपल लेंगे, टी और कॉफी ही है, ठीक है, ये टी की प्राइस है और टी की डिमांड है, कॉफी की प्राइस, कॉफी की डिमांड है। अब हमने कहा कि क्वांटिटी प्राइस की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ गई और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड घट जाएगी, इसकी डिमांड घटेगी तो ऑटोमेटिक इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपका सही जवाब है तीसरा, ठीक है, और ओन प्राइसेस तो होता नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ में आया। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसे होता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व किससे डिनोट किया जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर मार्जिनल, क्योंकि सेविंग से तो नहीं होगा, है ना, ये सेविंग से तो नहीं होगा, सेव वाला हटा दो, से वाला हटा दो। अब कंजम्पशन कर्व की बात करते हैं। जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन होता है, ये तो कंजम्पशन इक्वेशन के बारे में दिया हुआ है। जो कंजम्पशन कर्व होता है एडिशनल को दर्शाता है, ठीक है, जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन होता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे दर्शाता है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन डिनोटेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि यहाँ पे जो कंजम्पशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंजम्पशन को, यानी कि इनकम में बढ़ोतरी होने की वजह से कंजम्पशन में क्या बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से क्या कर रहे हैं, इसको शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिगार्डिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो, हमेशा याद रखना सेविंग के बारे में हम आपको वैसे तो मेन क्लास में पढ़ाएं, बट अगर आप पेड बैच के बच्चे नहीं हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। एपीसी यानी कि एवरेज की बात कर ले रहे हैं, तो एपीसी हमेशा, ठीक है, यानी कि सेविंग कभी भी जीरो भी हो सकता है, कभी कभी आप बचत नहीं कर पाते हो तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, सेविंग 1 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी मोर देन 1, ठीक है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा चीज, कभी भी 1 नहीं हो सकता, कांट बी 1 क्यों नहीं हो सकता, वो तभी होगा जब हम पूरा का पूरा बचा लें, बट ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है नहीं। और एवरेज है तो एपीएस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं जरूरी नहीं है एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कैन निगेटिव। ये 4 पॉइंट्स आपको सेविंग के बारे में यानी कि एपीएस के बारे में पता करने की जरूरत है, अगर नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। चलिए, एपीएस कैन बी 0 बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कैन बी मोर देन 1 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, यानी कि बी वाला वैसे ही हट गया, ठीक है। एपीएस कैन बी निगेटिव बिल्कुल सही है, सी सही है, तो सी किसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। चलिए, सी वाला सही है, दोनों में सही हो जाएगा, तो सी इसमें नहीं है तो इसको कट कर दो, सी वाला सही है ना। चलिए, एपीएस कैन बी 1। देखो बेटा, एपीएस 1 हो ही नहीं सकता, चांस नहीं है, क्योंकि अगर एपीएस 1 हो जाएगा तो हम पूरा का पूरा पैसा क्या कर रहे, सेव कर रहे, खा ही नहीं रहे, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपका ई तो नहीं होगा, ठीक है, ई तो क्या होगा, नहीं होगा, डी हो जाएगा। अब क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ई तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एपीएस कैन बी पॉजिटिव हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होता है भाई, कैन बी निगेटिव है, सी वाला सही है, तो जब सी सही है तो डी नहीं सही होगा, ठीक है। एपीएस कैन बी पॉजिटिव, एपीएस कैन बी 1,
APS कैन बी 1, 1 नहीं हो सकता, या तो C होगा या तो D में से कोई भी एक सिस्टम जो मुझे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करने के अब आपको एक मेन बैच में एक क्लास दी है डिटर्मिनेशन का, वहाँ जाके देखिएगा बाकी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों में से कोई होगा, APS निगेटिव भी हो सकता है, एवरेज, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो एवरेज का मतलब -20/2 हो जाएगा, तो APS तो आपका निगेटिव हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है, किसी भी कीमत पे 1 तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ बात करते हैं डिमांड फंक्शन की, डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 50 - 2p दिया हुआ है, और प्राइस आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस आपको क्वांटिटी डिमांड फाइंड आउट करना है, तो Q दिया हुआ है, तो ये 50 हो गया, और 2 आपको प्राइस दिया हुआ है 20, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 50 - 40, और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम 2 गुड्स X एंड Y इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, यानी कि X का MU दिया हुआ है, ठीक है, कितना 30 दिया हुआ है, और Y का जो MU दिया हुआ है, ठीक है, Y को जो MU दिया 45 दिया हुआ है, प्राइस जो दिया हुआ है बोथ का, ठीक है, X का हमारा क्या है PX जो दिया हुआ है वो दिया 73 रुपया, और जो PY है वो दिया हुआ है आपका 75 रुपया। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY, ये आपका फॉर्मूला है, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना याद की काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये याद करना ही पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये सारी चीज़ें दी हुई 30/73 है, इज इक्वल टू ये क्या है 45 क्योंकि MUX आपका 45 दिया हुआ है, और यहाँ पे P दिया हुआ, जो प्राइस दिया हुआ है वो 75 दिया है, तो 45/75 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको डिवाइड करके देखिए, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बराबर आना चाहिए, सबसे बड़ी बात, अगर बराबर नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है हमको, तो बराबर आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको बराबर करते हैं, इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। देखते हैं सोल्यूशन दिया है तो इसका सोल्यूशन ऐसे ही दिया है, वो तो इजी हो जाएगा, बट इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ये आपका ज़्यादा आएगा, ये आपका कम आएगा, ठीक है। अगर इसका आप सोल्यूशन करते हो 75 का 30 से कितना हो जाएगा 73 का 30 से, तो आपका 0.300 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 × 21 क्योंकि 7 × 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम में करके देखते हैं, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 1 और 7 × 28 1 29 हो जाएगा, 292 हो गया, 8 हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब आते हैं 80 पे, और ये हमारा आ गया 0.41, कितना आ गया ये MUX/PX कितना आ गया 0.41 आ गया। ये इसकी बातें कर लेते हैं 75 का 45 है, जो कि 0 डेसिमल में आ जाएगा, एंड ये हमारा आ जाएगा 7 से कितना होता है 7 × 5 = 45 होता है ना, 35 होता है, 7 × 6 = 42, 6 में करते हैं, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, एंड 6 × 7 = 42, और 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि कितना है MUY/PY कितना है 0.6 है। अब देखिए ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और जो चीज़ ज़्यादा होता है ना उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा होता है उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया उसका क्या हो रहा है कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे मोर ऑफ वाई गुड्स को और खाएंगे, तभी हम इक्विलिब्रियम पे पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये पूछा है कि अगर दोनों का है तो क्या सविता कौन सा चीज़ को ज़्यादा खाएगी ताकि इक्विलिब्रियम पे आ जाए, यानी कि हम क्या ऐसा खाएं कि इसकी यूटिलिटी यानी कि इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो जो ज़्यादा होता है जिसके साइड मुंह खुला होता है उसको और खाते हैं हम, तो 0.6 का मुंह खुला है और खाएंगे तो कम हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा 0.4 वाई के बराबर हो जाएगा, तो मोर ऑफ वाई गुड्स को क्या करेंगे खाएंगे, एंड मोर ऑफ एक्स गुड्स को नहीं खाएंगे। इसका जो आंसर दिया है प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिए, इसका बी हो जाएगा, ए नहीं होगा,
नेक्स्ट वन, इफ MPC एंड MPS इज इक्वल टू आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर MPC और MPS इक्वल है, देखो अब हमने कहा था कि MPC प्लस MPS कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। अगर हमारा MPC 0.5 है तो MPS भी कितना हो जाएगा 0.5, और अगर दोनों सेम ही है 0.5 है 0.5 है, तभी तो ऐसा कह रहा है 0.5 है, तो मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर निकालने का हमारा फॉर्मूला है 1/MPS, क्या है, और 1 ये है 0.5 ये है, तो कितना आ गया 2 आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, बीओपी के कंपोनेंट 2 हैं, एक को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं करेंट अकाउंट। ठीक है, क्या कहते हैं, करेंट अकाउंट कहते हैं। अब जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें क्या क्या लिखा आता है, जो भी चीज़ें असेट्स एंड लायबिलिटी से जुड़ी होती हैं, जो भी चीज़ें असेट्स एंड लायबिलिटी से जुड़ी होती है उसको हम किस में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। और ऐसी चीज़ें जो गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो सर्विसेज से रिलेटेड है, जो चीज़ें ठीक है एक तरफा से रिलेटेड है, यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड है, या फिर कोई चीज़ इनकम आ रहा है ये जा रहा है उससे रिलेटेड, उसको किस में लिखेंगे, करेंट अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है क्लियर हो जाए। कैपिटल अकाउंट की बात, तो गुड्स किस में लिखेंगे, करेंट में, तो कैपिटल में नहीं लिखेंगे। रिसिट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ये लोन की बात, लोन किस में आ जाएगा, असेट्स एंड लायबिलिटी में ये हो जाएगा। परचेज ऑफ शेयर इन फॉरेन कंट्री, करेंट ट्रांसफर, तो करेंट ट्रांसफर तो नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, ये भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी, सी और ई, और बी, सी, ई आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी। देखो अब सोच रहा हूँ कि मैम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी आए हुए हैं, ये पिछले साल के ही क्वेश्चन है, सोच रहा पढ़िए। देखो मनी एंड बैंकिंग जितना आसान है उतना स्कोरिंग भी है ना। कुछ ऐसे बच्चों को लग सकता है बट पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है मनी एंड बैंकिंग, और इसमें आप अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो कह रहे मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक एंड सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक आर नोन एज। देखो जैसे ही पोस्ट ऑफिस आ जाए, ठीक है, जैसे ही, यानी कि M1 में क्या आता था, M1 में 3 चीजें आता है, करेंसी एंड कॉइन, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट भी आ गया भैया। ठीक है, तो ये अदर डिपॉजिट होता था। और जैसे ये M2 में आते थे तो क्या होता था, सेविंग डिपॉजिट भी आ जाता था। इसके अलावा नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कॉमर्शियल बैंक भी आ गया। और जैसे ही हम आगे सेविंग डिपॉजिट, तो सेविंग डिपॉजिट किस में आता था, M2 में। और M2 पता लगाने के लिए M1 प्लस क्या करते थे, सेविंग डिपॉजिट को ऐड करते। सेविंग डिपॉजिट किसका, पोस्ट ऑफिस बैंक का, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जैसे ही जोड़ते थे हमारा M2 आ जाता था। और M1 और M2 दोनों क्या होता है, नैरो मनी होता है। ठीक है, नैरो मनी ही होता है। M1 को हम ट्रांजैक्शन मनी के नाम से जानते हैं। कौन सा मनी, इसी को हम ट्रांजैक्शन मनी, ऐसा मनी जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं, तो हमारा नैरो मनी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बेसिक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये आपके क्वेश्चन है, इसमें आपको समझा पता करना कि कौन सा सही है। ठीक है, अब देखो ये फिक्स्ड एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट से, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका क्लियर होना चाहिए। इस बार हर टॉपिक का वेटेज है। तुमको पहले लगता था मैक्रो का इस टॉपिक का वेटेज है, नहीं भैया, आप 2 ही सब्जेक्ट बचे और दोनों का वेटेज बहुत तगड़े से बढ़ गया, बहुत ही तगड़े से बढ़ गया। तो एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छे से समझने वाली बात है। चलिए, कह रहे कौन सा सही है, मैनेज्ड फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना, इसी को डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। यानी कि ए तो बिल्कुल सही है, और ए सब में दिया भी, इसका मतलब क्या है, सही है। बात कहते हैं मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी चीपर बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। भैया हमारे देश की करेंसी को सस्ता करना का क्या मतलब होता है, डीवैल्यूएशन होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब बी सही है तो सी, ये वाले को हटा दो क्योंकि इसमें बी नहीं है।
एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नोन है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही है, सी भी सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, इन फिक्स एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सचेंज रेट जब मार्केट फोर्स डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई, उसी को क्या कहते हैं? फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, बी को छोड़ के, किसको छोड़ के? हाँ, कौन सा गलत था अभी? अच्छा, ये भी सही है, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। की नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, ऐसा है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, चारों का चारों सही है आपका। और जब चारों सही है तो फिर किस बात का टेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। किसकी वजह से मनी सप्लाई हो जाता है? देखो, ये आरबीआई के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स है जो बहुत ही बढ़िया से पता होना चाहिए कि किसकी वजह से इकोनॉमी में हमारे मनी सप्लाई कम होती है। मेजर जो सप्लाई यूज किया जाता है, मेजर जो इंस्ट्रूमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी चीजें हैं। देखो, सेलिंग ऑफ बॉन्ड बाय आरबीआई टू प्राइवेट इंडिविजुअल, देखो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात किया जा रहा है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कोई सिक्योरिटी। अब बात करते हैं, अगर आरबीआई आम जनता को यानी प्राइवेट को बेचती है, मान लो ये कुछ भी बेच रही है, ठीक है, ये कुछ भी सेल कर रही है, किसको? प्राइवेट को। तो प्राइवेट वाले क्या देगा? पैसा देगा, ठीक है, पैसा देगा। और पैसा किसके पास गया? आरबीआई। और जैसे ही आरबीआई के पास गया, मनी सप्लाई तुरंत क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट यही था, सेलिंग बॉन्ड बाय आरबीआई टू प्राइवेट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा, बाइंग बॉन्ड बाय आरबीआई फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग विल लीड टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट में कमी करके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो में रिडक्शन करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और कम करने का एक ही तरीका है कि आरबीआई बॉन्ड को बेचे, तो लोगों के पास बॉन्ड तो रहेंगे, लेकिन पैसे किसके पास रहेंगे? आरबीआई। और जैसे ही आरबीआई के पास पैसा जाता है, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली वहां से कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पैसेज है जो कि आया हुआ है, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड, ये बहुत ही लंबा चौड़ा आया हुआ है। तो एक बार हम पैसेज एकदम थ्रोली पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको अगर इन केस इस टाइप का पैसेजेस आते हैं, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हर पेपर में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिला है पैसेज, यानी कि पैसेज तो ज़रूर आया है। बट अब देखो, अधिकतर पैसेजेस जो होते थे वो इंडियन इकोनॉमिक्स से आते थे, बट नाउ इंडियन इकोनॉमिक्स हट गया है, तो अधिकतर जो पैसेजेस आप मार्केट स्ट्रक्चर से देखने को मिल सकते हैं, और एक तो आपको किससे देखने को मिल सकते हैं? जीएसटी, नेशनल इनकम से। तो ये कुछ मनी एंड बैंकिंग से देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो पैसेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बात करते हैं इस पैसेज की, कह रहा है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ए सिंगल कम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक लौता इनडायरेक्ट टैक्स है जो सबको मिक्स कर दिया गया। ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से ये किस पे? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर, ये मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक लगता है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, ठीक है, ये क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है विद फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सप्लाई चेन, एंड इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में होगा, विद वन रेट फॉर वन टाइप ऑफ गुड्स, एक प्रकार की वस्तुओं पे एक ही प्रकार का कर लगेगा। इट हैज एप्लीकेटेड लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स सेंसेस, बहुत ढेर सारे टैक्सेस को कंबाइन करके मर्ज किया गया एंड रिप्लेस किया गया बहुत ढेर सारे जो टैक्सेस लगते थे वस्तु और सेवाओं पे, उत्पादन पे, जो भी सर्विसेज पे लगते थे, सबको सबस्यूम्ड करके सिर्फ जीएसटी लाया गया। एज देयर हैव बीन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करें, विच आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोवाइडेड इन इकोनॉमी एज पर द जीएसटी टैक्स regime and impose tax not on value added stage but on the total value of commodity with the minimal facility utilization of input tax, यानी कि अधिक से अधिक इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके, उस चीज की बात की जा रही है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी हमको अंदाजा लग गया कि जीएसटी के बारे में बात किया जा रहा है।
कितना अंदाजा लग गया? तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड फिर हम ग्राफ से उठा के टैकल आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ग्राफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है टू इस्टैब्लिश अ पैरिटी इन टैक्सेशन इन कंट्री, ठीक है, देश में क्या करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए, एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन, इसके प्रिंसिपल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। दैट नेम ऑफ टैक्स इज जीएसटी, ऑब्वियस बात है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसीलिए इसको लाया गया। ठीक है, पूरे टैक्स को सबस्यूम्ड कर दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? जीएसटी। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जीएसटी? जीएसटी क्या है? देखो, एक सिंगल क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स तो नहीं है। थ्रू अप्लीकेबल थ्रू द इकोनॉमी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल सही है। इट हैज अमलगमेटेड लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड टैक्सेस एंड इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। कह रहा कौन सा सही नहीं है? सब सही है, बस ये नहीं सही है क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स लिखा और जीएसटी क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ना जीएसटी इज मेनली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स विद वन मेन प्रिंसिपल विच इज, देखो इसका एक प्रिंसिपल है कि वन रेट फॉर वन टाइप ऑफ गुड्स, यानी कि एक प्रकार की वस्तुओं में एक ही प्रकार का कर लगेगा, 10 प्रकार के कर लेने की देने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि क्या हो जाएगा, वन जीएसटी फॉर वन कमोडिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैव बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, ठीक है, कौन सी टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज को जीएसटी से बाहर रखा है? फॉर टाइम बीइंग put with the passage of time it will be subsumed in GST। कह रहा है किन से उत्पाद को फिलहाल जीएसटी से बाहर रखेगा, लेकिन समय बीतने के साथ ये जीएसटी में शामिल हो जाएगा। रिलीजियस, एजुकेशनल, ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट? इसका सही जवाब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स हैं उसको आउट ऑफ द टैक्स रखा गया है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन विच प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवाइज टू टाइप ऑफ टैक्स, वन इज जीएसटी एंड वन अदर वन इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कह रहा है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट पे सरकार ने 2 प्रकार के टैक्स रखे हैं। तो स्पेशली अगर देखा जाए इसका सही जवाब जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, चाहे सिगरेट हो गया, ठीक है, बीडीज हो गए, चिविंग टोबैको हो गया, ये सब लगेंगे आपके जीएसटी में लिखेंगे एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। चलिए फिर वही बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है अगेन, और ये इसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये टॉपिक अभी अछूता हो ही नहीं सकता, आएगा ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। चलो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एक इंडियन रियल इस्टेट कंपनी है, ठीक है, कौन सा? रियल इस्टेट कंपनी है, रिसीव रेंट है, और रेंट क्या होता है? हमेशा सर्विस के बदले दिया जाता है, यानी कि कैपिटल पे ब्याज मिलता है, आई मीन लैंड पे रेंट मिलता है। तो कह रहा है यूएस बेस्ड कंपनी रिसीव किए रेंट, ठीक है, रिसीव रेंट फ्रॉम यूएस बेस्ड कंपनी एंड दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन, कैसे पैसा मिला है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है, और कौन से अकाउंट में? क्योंकि ब्याज क्या है? इंटरेस्ट हमारा क्या है? ये करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, लेकिन जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो किस में जाएगा? ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जाता है, उधारी, बोरोइंग या फिर लैंड या फिर कुछ भी एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें उसमें चली जाती हैं। ठीक है, चलें। बैलेंस द करेंट अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेड बाय, बैलेंस मतलब जो एकदम क्या हो, एकदम बैलेंस हो, जितना रिसिट उतना पेमेंट, तो जितना रिसिट होगा उतना पेमेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस कह देंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच करना है आपको इन्फ्लेशन से। ठीक है, अब देखो इन्फ्लेशन दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम फर्म दिया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ दिया है एंड स्मोकिंग शुड बी रिड्यूस्ड। अब देखो ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात है। ओपिनियन देना और सच बताना दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से कैंसर होता है, ये फैक्ट है। क्या फैक्ट? प्रूवन फैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। क्या है? इंजूरियस टू हेल्थ होता है, हर जगह लिखा होगा, तुम कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ जरूर लिखा होता है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा रहता है कि नहीं?
110% लिखा रहता है और तुम्हें भी बात पता है, ठीक है। एंड स्मोकिंग शुड बी रिड्यूस, स्मोकिंग को कम कर देना चाहिए, बात हम बता रहे हैं कि भैया प्लीज कम कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बात करते हैं रेवेन्यू ऑफ फर्म, तो फर्म और इन्फ्लेशन, ये किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात की जा रही है। मैक्रो और इन्फ्लेशन किस में पढ़ा जाता है, मैक्रो में पढ़ा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ए का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और इसी हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। Identify the central problem which is associated with the choice of goods in order to use, ठीक है, in order to achieve optimum use of resources, कह रहे हैं choice of goods। अब कौन से वस्तुओं का उत्पादन करना है, ठीक है, कह रहे जो संसाधनों के स्टोमक प्रयोग प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का चयन से जुड़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या ये पूछा है कि कौन सा टेक्निक यूज करें, नहीं। क्या डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, नहीं। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि किस प्रकार का वस्तुओं का उपयोग करें जिससे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और इस प्रकार की वस्तुओं का जो होता है कि व्हाट क्वांटिटी और व्हाट टू प्रोड्यूस में ही ये भी जुड़ा हुआ है, क्या उत्पादन करें की समस्या किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वांटिटी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ गुड्स की बात की जा रही है विद एसोसिएटेड विद चॉइस ऑफ गुड इन ऑर्डर टू ऑप्टिमम, तो चॉइस की बात किया गया है। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ है कि लग्जरी गुड्स करें या फिर नेसेसिटी गुड्स करें या फिर डिफेंस गुड्स करें, किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे मैच करिए। आपको फिर से बता, गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है ये, और गवर्नमेंट बजट से पैसे भी आता है जैसे कि हमने बताया, और इस टाइप में अधिकतर ना कंपोनेंट ऑफ बजट से ही क्वेश्चंस आते हैं, रेवेन्यू बजट, डेफिसिट बजट, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो भी हम उधारी लेते हैं, ठीक है। और स्पेशल असेसमेंट क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, तो यानी कि ये क्या है, रेवेन्यू रिसिट का पार्ट है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिट का। अब देखो उधार ले रहे हैं, उधार का मतलब क्या होता है, घाटा होता है भैया, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल हो रहा है, रेवेन्यू पेमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, दो जगह तीसरा है, कट कर दीजिए। ए का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, ए का चौथा, हाँ ये वाला आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे मान लीजिए, अब मैं इस क्वेश्चन को पहले ही बता देती हूँ, जो एनटीए वाले चाचा जी क्वेश्चन दिए थे ये थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, इसको मैं 1500 करती हूँ, यहाँ रुपीज़ बना देती हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ₹200 लिख देती हूँ, और इसको भी मैं ₹100 लिख देती हूँ, और इसको भी मैं ₹1900 लिख देती हूँ। अब मैं जवाब देती हूँ, ठीक है। इसको भी पहला हम रुपीज़ कर देते हैं, इसको भी पहला रुपीज़ कर देते हैं, इसको भी रुपीज़ कर देते हैं, इसको भी रुपीज़ करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया जो कि कितना है, जो कि 1500 है, 1500 करोड़ दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम भी दिया हुआ। अरे वाह क्या बात है, हमारे पास क्या दिया हुआ, नेशनल इनकम दिया है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया 1900। कितना दिया हुआ है, 1900 दिया, यानी कि इज इक्वल टू जाने के लिए तो जीडीपी में हम क्या माइनस करेंगे, क्या जोड़ेंगे, है ना, क्या जोड़ेंगे और क्या माइनस करेंगे जरा बताइए। तो जी से एन पे जाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और डिप्रिसिएशन दिया नहीं। डी से एन पे जाने के लिए क्या ऐड करेंगे, एनएफआई ऐड करेंगे, दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, कितना 200 करोड़ दिया हुआ है, 200 करोड़, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन ऐसे ही हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना होगा, एनआईटी को माइनस करना होगा, और एनआईटी आपका 100 दिया है, ठीक है। अब जरा देखिए कितना हो गया, ये 200 100 माइनस की कितना आया, 1600 माइनस डिप्रिसिएशन आया, 1600 माइनस डिप्रिसिएशन आया, जो कि कितना है 1900 है। अब डिप्रिसिएशन को हम इसको इधर ही रहने देते हैं, और 16 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आया, 300 आया, जो कि डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 300 करोड़,
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका सोल्यूशन प्लीज मत करिएगा, ये सोल्यूशन आपके काम की चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको इसको लेके नहीं चलना है, फिर से मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, सही आंसर तो बी ही होगा। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लगते कैसे इस टाइप के, पीटर है, इसको जॉब चाहिए। ठीक है, ही हैज बीन ऑफरिंग 2 जॉब। ठीक है, पीटर को 2 जॉब, ये पीटर है बेचारा, और पीटर को 2 नौकरी मिली। ठीक है, 2 नौकरी, कौन कौन सा, पहला रेस्टोरेंट में है। ठीक है, पीटर को एक रेस्टोरेंट में क्या मिला है, एक रेस्टोरेंट में क्या मिला है, रेस्टोरेंट में 40,000 रुपये का जॉब लगा है। ठीक है, कितने का, 40,000 रुपये का जॉब मिला है। दूसरा जो जॉब है वो बैंक में मिला है। ठीक है, बैंक में, और वो 50,000 का जॉब लगा। What will the opportunity cost for him if he choose work in private bank? अगर वो बैंक में काम करना चूज करता है कि भैया हमको इसमें काम करना, और इसको चूज कर लिया, अगर ये चूज करेगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत कितनी हो गई, 40,000 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा देखिए इसको। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये आपका जी है, एन है, पी है, एट मार्केट प्राइस है। कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कह रहा है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, तो हमको तो जीडीपी में से कुछ तो ऐसा हो एनएफआईए आए, तो मूल्यह्रास करने से एनएफआईए नहीं आएगा। लेकिन अगर जीडीपी में से क्या करेंगे, शुद्ध उत्पादन कर माइनस कर देंगे, तो भी हमारा एन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, कोई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस ही नेशनल और सब जीडीपी दिया हुआ है। तो एनएफआईए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। यानी कि जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे, तो हमारा सही जवाब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच करने के लिए फिर से आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो कभी मैच वाले क्वेश्चंस रहे तो हमेशा थोड़ा सा बेसिक लेके चला करो, क्योंकि मैच वाले क्वेश्चंस में इतना डिफिकल्ट लेवल आते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। अगर 1-2 भी पता है तो आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन जो मल्टीपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होने क्वेश्चन होते हैं, उसमें सही होने की संभावना बहुत कम होती है, उसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है और सही होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का। अब देखो जो प्राइस रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूटिलिटी मेजर इन यूटिल, किसने कहा था यूटिलिटी को हम यूटिल में मेजर करेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी। अब देखो कैसे करते हैं, ए का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, और यहीं से हमारा 2 पॉइंट कैंसिल हो गया। दूसरा सबसे इजी वाला लेके चलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी में, कि हम कंज्यूमर के प्रेफरेंस को रैंक कर सकते हैं, तो बी का कौन सा हो जाएगा, चौथा। कितना आसान था, देखो इसमें कुछ मुश्किल था ऐसा करने वाला, कुछ भी मुश्किल नहीं था। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, हमने कई बार बताया है कि जीडीपी डिफ्लेटर सबसे आसान सा टॉपिक है और सबसे पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया। तो जीडीपी डिफ्लेशन कैसे निकलता है, रेशियो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। क्या निकलता है, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, जो कि आपको क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी कभी परसेंटेज में भी पूछता है, तो कभी कभी देखो एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला आपको ऐसे दिया हुआ है जीडीपी अपॉन जीडीपी, लेकिन अगर आपको ऐसे फॉर्मूला पूछना है तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमारे पास जो डिमांड डिफिसिट में हुआ तो क्या, अगर हमारा डिमांड डिफिसिट में होता है तो सेंट्रल बैंक विल चेंज इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ठीक है। आइडेंटिफाई एक्शन टेकन बाय आरबीआई। देखो आरबीआई के पास अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड होती है, और डेफिसिट डिमांड का मतलब डिफ्लेशन, ठीक है। डेफिसिट डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, और इसका मतलब इकोनॉमी में क्या है, डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन है इकोनॉमी में तो प्राइजेस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, और प्राइजेस कम होने की वजह से क्या हुआ है, ठीक है। यानी कि डिफ्लेशन है, इसका मतलब क्या हो गई है, एग्रीगेट डिमांड कम था, डिफ्लेशन होगी, प्राइजेस कम होने लगे। अब ऐसे सिचुएशन में सरकार कहेगी कि लोगों का डिमांड बढ़ा है, तो सरकार क्या करेगी, ठीक है, आरबीआई क्या करेगी, खरीदेगी सामान ताकि पैसा दे, तो आरबीआई परचेज करेगी, बाई करेगी, ठीक है, बाई करेगी सिक्योरिटी को, ठीक है। और प्राइवेट वाले क्या करेंगे, इसको बेच देंगे, तो प्राइवेट वाले बेचेंगे, सिक्योरिटी बाई करेगी आरबीआई, और आरबीआई प्राइवेट को क्या देगी, पैसा, और पैसा देगी तो लोगों का क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में याद रखोगे तो क्या करेगी, बाई करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सेल करने से क्या होगा, उसके पास पैसा फिर से वापस आ जाएगा, तो वो करेगी नहीं, तो क्या करेगी, बाई करेगी। देखो ओपन इकोनॉमिक मॉडल, ओपन इकोनॉमिक मॉडल में दो मॉडल्स आते हैं, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दोनों ही आपको पढ़ाया गया है। एंड अगर आप नहीं पढ़े हो और यूट्यूब बैच के हो तो आपको पता है ना, क्रैश कोर्स आ गया, ठीक है, क्रैश कोर्स हमारा आ गया। प्लीज़ गो अहेड एंड कोशिश करिए कि आप अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है कि नहीं आपको कोर्सेज चाहिए, प्लीज़ गो अहेड परचेज कर लीजिए। हमारी क्लास को शुरू हो चुका है जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। मालवी अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, इस दुनिया के किसी भी कोने से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओपन इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, दूसरे देशों से हम व्यापार करते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या, दूसरे देशों से हम व्यापार करते हैं, तो कह रहा है दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। दे हैव लिबरल ट्रेड पॉलिसी, ये भी ठीक है। दे डोंट हैव एनी ट्रेड पॉलिसी, तो गलत है। दे अलाउ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, भैया ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल तो नहीं है। फ्री ट्रांजिट कह रहा है कि फ्री ट्रांजिट होता है, ये वाले से तो हम एग्री नहीं करते, लेकिन ए बी तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड दे डोंट हैव, डी तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ए बी और ई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रेड पॉलिसी है भैया, हम फ्री ट्रांजिट क्यों देंगे। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो सकता है टैक्स वगैरह हटा के, इसका सही जवाब सी ही हो जाएगा। चलिए, दिसंबर 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये PYQ है, ठीक है, PYQ याद रखिएगा, ठीक है, हैज गिवन स्पेशल रेट टू ऑनर होल्डर ऑफ इंडिया एज 6.2%। नेम द इंस्ट्रूमेंट, सरकार ने क्या दिया था, कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन स्पेशल रेट टू ऑनर होल्डर ऑफ इन इंडिया, ठीक है, जितने भी ऑनर होल्डर हैं उनको क्या दिया था, स्पेशल रेट दिया था 6.2%। नेम दैट इंस्ट्रूमेंट, उसको फिस्कल रेशियो कहते हैं, स्टेटरी रेपो रेट, या फिर रिवर्स रेपो रेट देते हैं। देखो ऐसे सिचुएशन में आप सोच रहोगे इस किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सोल्यूशन नहीं दिया बट मैं दे देती हूँ। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये लाइक देखो, फिस्कल रेशियो होता है जो ब्याज से रिलेटेड होता है, जो उधारी ले रहे हैं। SLR होता है जो बैंक खुद के पास अपना, ठीक है, बैंक जो सेल्फ कहते हैं डिपॉजिट रखते हैं, चाहे उन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स, ठीक है, लिक्विड असेट्स के रूप में रखते हैं, लिक्विड संपत्ति के रूप में रखते हैं उसको। रेपो रेट इसका सही जवाब हो गया। और रिवर्स रेपो रेट जब कॉमर्शियल बैंक देती है RBI को, तब जो दर लगता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। चलिए, रिवर्स रेपो रेट भी आ गया। देखो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब ना कॉमर्शियल बैंक RBI को पैसा देती है, यानी कि RBI कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है मनी सप्लाई को कम करने के लिए, एंड RBI कॉमर्शियल बैंक को ब्याज देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी कि सेंट्रल बैंक यूज़ करती है कंट्रोल करने के लिए। द सेंट्रल बैंक इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, इट विल, देखो जब भी सी रिवर्स रेपो रेट RR
और क्या होगा, अगर सरकार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, कॉमर्शियल बैंक को लालच दे रही है। और जब लालच देगी तो क्या होगा, जब भी ये लालच देगी तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, पैसा किसके पास जमा करेंगे, आरबीआई के पास पैसा क्या करेंगे, जमा करेंगे। और आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मोर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक डिक्रीज इन मनी सप्लाई, जो कि सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। When the aggregate demand is greater than aggregate supply, तो सिंपल सा है, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो। इस सिचुएशन में क्या होता है, द इकोनॉमी विल फेस सिचुएशन आइडेंटिफाई। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है ना, उस समय जो फॉर्म, मान लो खाना बनाए 10 लोग का, खाने वाले 15 लोग हैं, ये 5 लोग कहाँ से खाएंगे, ये 5 लोगों की डिमांड, ठीक है, एक 5 लोगों की डिमांड पूरी ही नहीं की जा रही है, ठीक है, ये 5 लोगों की डिमांड क्या हो रही है, पूरी ही नहीं हो रही है, ठीक है, पूरी ही नहीं हो रही है। और जब पूरी नहीं होगी तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा कोई, ऐसे सिचुएशन में आम जनता क्या करेगा, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अवेलेबल नहीं। ऐसे केसेस में प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और स्टॉक की कमी पड़ जाती है, यानी कि अनुसूची माल का अनियोजित अनप्लान डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री के रूप में जाना जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम की बात की जा रही है, जिसको क्या कहते हैं हम, जो नेशनल इनकम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम इंक्लूड्स, क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है क्या लेता है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं लेता है, दोनों नहीं लेता है भैया, नहीं दे ट्रांसफर, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर इनकम को कंसीडर करता है। चलिए इसमें से कौन सा सही है ना, कौन सा नेशनल इनकम से कौन सा फैक्ट जो है उसको सही है, करेक्ट करिए जो है उसको। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बराबर अगर क्लोज इकोनॉमी बिल्कुल सही है, तो ए तो सही है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ए है ही नहीं। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, अच्छा बोनस है कि नहीं है वो तो आप बताओगे। चलो नेट इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट क्या ही लिखा है, नेट इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू एन माइनस एफ सी। देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब डिप्रिसिएशन की बात किया जा रहा है, ठीक है, और डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एफ सी भी है, तो यहाँ पे ये वाला सही नहीं है, डी नहीं सही है, ठीक है। जी एन पी एट मार्केट प्राइस नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम नहीं होता है जी एन पी, तो ई वाला तो नहीं होगा, ठीक है, ई वाला तो नहीं होगा। अब आते हैं कि बोनस का क्या लोचा है, क्योंकि ए वाला तो सही है, कोई डाउट नहीं है। तो क्या बोनस जो होता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, बोनस तो किसी को मिल सकता है ना, ठीक है, बोनस किसी को मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ, एक बार सोचो जरा, 30 सेकेंड का पॉज लो, खुद से सोचो, जल्दी सोचो, दे दो पॉज। हो गया, सोच लिए कि नहीं, जल्दी बताओ, सोच लिए, अब मैं बताती हूँ, सोच लिए तो डिसाइड कर ही लिए होगे कौन सा जवाब है, तो अब जवाब भी सुन लो, सुन लिए। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, वो सरप्लस जब ऑनर खुद का ओन प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ठीक है, ओन प्रॉपर्टी यूज़ करके जब कमाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। दैट्स इट। अब फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो कि अभी हमको 75 क्वेश्चंस करने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, 46 हो गया हमारा, एंड
क्वेश्चन नंबर 47 न्यूमेरिकल है, प्लीज डरिएगा मत। क्या है क्वेश्चन? कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जो कि कितना है 50 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8y एंड कैलकुलेट चेंज इन इनकम इफ द इकोनॉमी इन्वेस्ट। तो ये बस इक्वेशन दिया है गुमराह करने के लिए। पूछ क्या रहा? मल्टीप्लायर पूछ रहा है, और मल्टीप्लायर निकालने का क्या फॉर्मूला? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, ठीक है। मल्टीप्लायर, अब हमको पता है मल्टीप्लायर कैसे निकला है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? MPC इज इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है, और मल्टीप्लायर निकालने के लिए 1 अपॉन MPS चाहिए, ठीक है। तो MPC माइनस MPC प्लस MPS 1 होता है, तो ये कितना हो गया? 0.2 हो गया, और ये आ जाएगा 5 टाइम। कितना आ गया? 5 टाइम। चलो, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया। डेल्टा आई आपका दिया हुआ है 280 करोड़, और डेल्टा वाई आपको निकालना है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 280 गुने 5 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा डेल्टा वाई, ठीक है। कितना दिया हुआ है? कितना दिया? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 5 चौके 20 ऑप्शन में। अच्छा, चेंज इन इनकम की बात की सारी, ओके। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत है, या फिर ऑप्शन गलत है, या NTA ने कुछ गलती किया तो है। 0.8 हो गया, 0.2 हो गया, 0.5 ज़ा 10 हो गया, बिल्कुल सही है। 280 करोड़ दिया है इकॉनमी इन्वेस्ट एंड एडिशनल, और डेल्टा वाई हमको निकालना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, तो बिल्कुल सही है, 1400 ही होगा। यहाँ पे 2400 मुझे लगता है गलती से लिखा गया है, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई एंड क्या से? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। व्हेन MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है, तो मल्टीप्लायर वो क्या होगा? 2 होगा। देखो, मल्टीप्लायर जब MPC प्लस MPS इज इक्वल टू सेम होता है, तो इसका मतलब 0.5 हो रहा है, और 0.5 अपॉन 1 कितना होता है? 2 होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हेन MPC इज 0 मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जब 0 है तो MPS कितना हो गया? जब MPC 0 है तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अगर ये 0 है तो ये कितना हुआ? 1 हुआ, और 1 अपॉन 1 कितना हो गया? तो यहाँ पे इनफाइनाइट तो नहीं होगा, क्या होगा? 1 हो जाएगा। एट लिस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज यूनिटी, ठीक है। कह रहा है मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है किस चीज़ का? अब नॉट ट्रू की बात किया जा रहा है, तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा? आपका जवाब बिल्कुल दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में एक उपभोक्ता द्वारा गुड्स X के, यहाँ गुड्स है, गुड्स X के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुसूची है। उसका संतुलन प्राप्त करने के लिए 6 रुपये की कीमत। अब देखो, जब भी कोई वस्तु, कोई भी उपभोक्ता एक गुड्स का उपभोग करता है, तो वो इक्विलिब्रियम की स्थिति x इज इक्वल टू क्या होता है? px होता है। तो MUX px कितना है? 6 है, तो MU भी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, यानी कि कौन सी यूनिट के? 5th यूनिट की बात किया जा रहा है। चलिए, यहाँ पे देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, हमको बस बेसिक आना चाहिए। जैसे हम कहें NDPFC प्लस क्या करें कि NDP इसके इक्वल आ जाए, और NDP में इसमें क्या जोड़े? GNP आ जाए। तो शुरुआत इधर से करते हैं, ठीक है, कि NDPFC में क्या जोड़े कि हमारा GNP आ जाए, तो डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? डिप्रिसिएशन। उम्मीद है कि इस पेन से ना ही दिख रहा हो। डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस आ जाएगा। अब देखो, NDP MP में क्या हम जोड़ेंगे कि हमारा GNP आ जाए? कुछ तो ऐसा जोड़ेंगे ना जो GNP आ जाए। तो GNP जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे NNPFC आ जाए या फिर NDPMP आ जाए, तो NDPFC में आने के लिए, यानी कि इसको जोड़ने के लिए NDPFC MP आने के लिए क्या करेंगे? हम NIT को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, यहाँ पे NIT हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट तो हमारा NIT हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा NNPMP आने के लिए क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे NFIA, और तीसरा हमारा डिप्रिसिएशन है। तो NIT क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट हो जाएगा, A हो जाएगा, A के बाद हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, और उसके बाद डिप्रिसिएशन B हो जाएगा, ठीक है। तो ACB हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। देखो, इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम आपको बहुत ऐसे फीचर्स जो बता चुके थे। हमने कहा था इंडिफरेंस कन्वेक्स होता है,
दो इंडिफरेंस का एक दूसरे को कभी भी टच नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करता, कभी भी एक्सिस टच नहीं करता। हायर आईसी प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो जिसके बारे में बता दिए। अब कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स बिकॉज टू इंक्रीज इन कंजम्पशन वन गुड्स कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स मस्ट बी इंक्रीज। कह रहा है एक इंक्रीज के लिए दूसरा इंक्रीज करना पड़ेगा, एक को कम करना पड़ता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टुवर्ड्स द ओरिजिन। कॉन्केव कहाँ है? कॉन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है ना। चलिए, तो ए वाला तो वैसे ही गलत है। अब देखो ए किसमें है, जरा हटाओ तो ए को, एक इसमें है, इसमें है तो ए को हटा दिया। तो आईसी इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या इंडिफरेंस कर्व इज मोर कन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, या फिर आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन वन गुड्स रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अनदर। बिल्कुल ई वाला तो 110% सही है, तो ई ऑप्शन इसमें नहीं है। अब ई के साथ जचता कौन है, सी या फिर डी? तो देखो सी की बात करें तो कह रहे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल की तरफ इंक्लाइंड है, बट कन्वेक्स वाला सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसमें से कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? 3 से सेंट्रल प्रॉब्लम है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, ठीक है। तो ये और ये प्रॉब्लम्स है, ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट एडेड टू मेक 1? देखो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या ऐड करेंगे? MPS ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम तब होता है जब AD इज इक्वल टू AS हो और द सेम टाइम सेविंग इज इक्वल टू क्या हो? इन्वेस्टमेंट हो। तो क्या हो? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्यों डाउनवर्ड होता है, क्यों शिफ्ट होता है, ये सारी चीजें देखो। यहाँ पे देखा इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइसेस में चेंज होती है ना तो सिर्फ क्या होता है, ऐसे होता है जब प्राइसेस बढ़ती है। देखो ये प्राइसेस थी, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्राइस घट गया डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इधर जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इधर जाता है तो एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। अब जो अपवर्ड मूवमेंट होगा तो कब होगा? ये अपवर्ड मूवमेंट होगा तब जब प्राइसेस बढ़ी है। तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ? डिक्रीज इन प्राइसेस क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस पेन से नहीं दिख रहा है तो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो हमारा बी का क्या हो गया? पहला हो गया, और इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, यानी कि हमारे ये वाला दोनों में सेम ही है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या इंक्रीज इन इंटरेस्ट। जिस लैक इन इंटरेस्ट, जिस चीज का हमको इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसकी डिमांड क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमारा मान लीजिए ये डिमांड है और डिमांड हमारा घट गया, डी से D1 हो गया, क्या हो गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इंटरेस्ट की वजह से डी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सही जवाब हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, देखो नेशनल इनकम का मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड। देखो कोई भी चीज़ें जो बना के नहीं बिकी है तो उसको क्या कहते हैं? बहुत स्टॉक पड़ा है, बोलते हैं कि नहीं, बहुत स्टॉक पड़ा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज डॉट प्रेजेंट ऑन पीपीसी? पीपीसी ये हमारा ऐसे पीपीसी होता है, 3 पॉइंट से तीनों क्या करता है? ये कहता है फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट करता है। लेकिन पीपीसी के अंदर है तो उसको अंडर यूटिलाइजेशन कहते हैं, पीपीसी से बाहर है तो उसको ओवर यानी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैच करना कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस करेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? हमारा ए का चौथा हो गया। ए का चौथा जैसे ही बोले हमारा एक ही ऑप्शन ही दिया, कितना आसान सा, एकदम एक्यूरेट था। अब देखो व्हाट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल पॉइंट इंडिफरेंस का, इंडिफरेंस का वैसे तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देखो आईसी पे जितने भी कर्व हो, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सब के सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, सब के सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे चाहते बहुत है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। क्या होता है? डिमांड अनलिमिटेड है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होते हैं इनका। तो कह रहा सिक्वेंशियल ऑर्डर में करिए। सिक्वेंशियल ऑर्डर में डी तो हमारा पहले नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमारा डी क्या हो जाएगा? पहले तो नहीं होगा ना,
चलिए, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे अराइज होता है? बिकॉज, तो बिकॉज वाला पहले नहीं होगा, ए को हटा दीजिए, डी या सी हो जाएगा। अब डी और सी क्या? सबसे पहले डी हमारा रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, और डिमांड हमारा क्या है? अनलिमिटेड है। और जब डिमांड अनलिमिटेड होती है, ठीक है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड हो जाएगा, डिमांड हमारा अनलिमिटेड हो जाएगा, और इसके वजह से बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा और ये हमारा चौथा हो जाएगा, जिसको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीएस। एमपीएस क्या होता है? एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन इनकम, ठीक है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये हमारा पर यूनिट से नहीं मतलब है, ठीक है, किसे? चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? देखो, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज चाहिए, कंजम्पशन, गवर्नमेंट प्लस, ठीक है, ये प्लस है, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स माइनस एम, यही 4 चीज चाहिए, सिर्फ यही चीज चाहिए। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रॉब्लम अराइज, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज आल्सो एडेड टू कैलकुलेशन। जब आईसी को हम ऐड करते हैं ना, तो 2 बार काउंट हो जाता है, और जब 2 बार काउंट होता है, उसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। क्या करती हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना आईसी को, और जब आईसी को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? वैल्यू एडेड। लेकिन आईसी को फिर से ऐड कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। कितने प्रकार की वस्तुएं होती है? देखो, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बात करते हैं इसको कैसे टैकल आउट करें, क्योंकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। देखो, जब भी हमारा इनकम बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, किस चीज का? नॉर्मल गुड्स का, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का क्या होता है? इनकम बढ़ता है, और जब हमारा इनकम बढ़ता है, डिमांड कम होता है, किसका? इंफीरियर गुड्स का। किसका? इंफीरियर गुड्स का। अब चलो देख लो, इनकम राइज, डिमांड राइज, किसका? नॉर्मल गुड्स का। ए का चौथा हो जाएगा। इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, किसका? इंफीरियर गुड्स का। तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा। आसान था ना, बहुत ही आसान। देखो, PYQ में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट, अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर, कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी डिफिकल्टी इस लेवल नहीं है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, ठीक है, MU 0 हो तो TU क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होके कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा मैक्सिमम। अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू अकाउंट इन डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। नॉर्मल जो थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। चले नेक्स्ट, कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ED इज इक्वल टू 1 है। अब कह रहा है टेबल बनाना सीखेंगे हम, ये प्राइस होती है और ये डिमांड होती है। कह रहा प्राइस जो है 50 यूनिट ऑफ गुड्स इज डिमांडेड एट प्राइस ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। प्राइस चेंज, द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाई 20 यूनिट, ठीक है। जो डिमांड था 50 यूनिट था और 20 यूनिट से बढ़ गया 70 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हमको प्राइस कैलकुलेट करना नया वाला। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q, ठीक है। पहले P कितना है? 10 है। Q कितना है? 50 है। डेल्टा Q कितना है? 20 है, और डेल्टा P हमको नहीं पता, और जैसे पता है ये 1 है। 10 पाँच कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि इधर जाएंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू 4 हो गया। डेल्टा P कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि 4 से जब हमारा डिमांड बढ़ा है तो प्राइस क्या हुआ? घटा होगा, और प्राइस 4 से घटा है तो P कितना हो गया? 6। कितना आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं आसान सा क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल, ये तो आना ही चाहिए। मल्टीप्लायर की बात देखो, K इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला 1 अपॉन MPS, और यहाँ पे C दिया हुआ तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, और MPC 0.8 है तो MPS कितना हो जाएगा? 0.2। अब देखो 1.0.2 तो कितना हो जाएगा? 5 टाइम। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
Which of the following give rise to the problem of choice? देखो, एक लौता जो सबका जीना हराम कर दिया इकोनॉमी में, वो स्कार्सिटी। किसी भी चीज़ की कमी होती है ना, तो उसकी वजह से हमको चूज करना ही पड़ता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS, देखो APC प्लस APS हमेशा जोड़ने पे कितने आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। यही एक रिश्ता है, ये रिश्ता यही कहलाता है, इसके अलावा और कोई रिश्ता है ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, यानी कि टॉप 75 MCQ आपने देखा। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें इतना डिफिकल्ट है कि आपसे नहीं होगा, अगर थोड़ी भी चीज़ें क्लियर है तो, ठीक है। क्योंकि इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि वो सिलेबस से आउट ऑफ द जोन हो गया। और अभी हमारा जो सिलेबस है सिर्फ 2 ही चीज़ पूछा रहा है, माइक्रो प्लस मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र प्लस समष्टि अर्थशास्त्र। तो अब जो भी क्लासेस चलेंगी सिर्फ और सिर्फ इनसी की चलेंगी, और जो PYQ मैंने सॉल्व कराए वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड मैक्रो के थे, इंडियन इकोनॉमिक्स के नहीं थे। उम्मीद है ये PYQ आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत मिनिमम टाइम में आपकी इफिशियंसी को इम्प्रूव किया जा सके, और कैसे क्वेश्चन को टैकल आउट करना है मैंने उसके भी अप्रोच बताए। जो ईजीएस्ट है उससे हम शुरू करते, डिफिकल्ट वालों को पहले ही नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अप्रोच है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड इससे आपको पता चल गया होगा कि आपको किस टाइप की पढ़ाई करनी है, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है। लेकिन इस बार पेपर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि CBT मोड है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी टॉपिक छूटेगा, इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को लाइटली मत लीजिए, DU दूर रहिए। आपको पता ना MS धोनी का एक डायलॉग है, माही मानो तो दिल्ली दूर नहीं है, ऐसे ही मानो CUT एस्पिरेंट चाहो तो DU डिफिकल्ट नहीं है निकालना, आप कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, इसी नोट के साथ फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।